नमस्कार, मैं आस्था कुकरेजा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने मंच पढ़ लो इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग हमारे पाठ्यक्रम का दूसरी पुस्तक का अंतिम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और इसी के साथ हमारा जो 12वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो खत्म हो जाएगा। तो हम अपना अंतिम अध्याय, जैसे अभी तक हमने सारे के सारे जो अध्याय हैं बहुत अच्छे से पढ़े हैं, हम अपना अंतिम अध्याय भी उतने ही मन से पढ़ेंगे और उतना ही अच्छे से करेंगे हम इस अध्याय को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अंतिम अध्याय, जिसका नाम है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, जिसके लेखक का नाम है प्रभाष जोशी। ये हमारा रहा है। तो यहाँ पर हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत बच्चों हम लोग ना ये चीज पढ़ने वाले हैं कि मालवा नाम की ना एक जगह है जहां पर जो प्राकृतिक जो सभ्यता है, जो प्राकृतिक जो संपदा है, उसका जो किस प्रकार से सर्वनाश कर दिया गया है, वहां पर उसकी सभ्यता को बिल्कुल उजाड़ दिया गया है। हम उसके बारे में यहाँ पर बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। एक चीज ये, और दूसरा है कि हमारे यहाँ पर जो प्रकृति है ना, उसकी शुरू से ही बहुत ही ज्यादा गुणगान किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि हमने अपने आप को औद्योगिकरण के चलते इतना आगे लेकर आ गए हैं हम खुद को कि हमने उसमें ध्यान ही नहीं दिया कि उसके चलते हमारा जो प्राकृतिक संपदा है हम उसको नष्ट करते चले जा रहे हैं, जो कि हम बहुत ही गलत कर रहे हैं। हमने किसी चीज को, हमने जैसे हमारे यहाँ पे मेट्रो का प्रोजेक्ट आया, हमने उसको बनाया, उसके लिए हमने बहुत सारे पेड़ काट डाले या बहुत सारी प्राकृतिक वनस्पति को हमने नष्ट कर दिया, बहुत सारे जंगलों तक को हमने बहुत अच्छे से काट दिया कि बिल्कुल जो हमने किया है वो देखते ही लगता है कि भाई हमने बिल्कुल औद्योगिकरण के कारण अपनी प्रकृति का सर्वनाश कर दिया। और मालवा नाम की एक जगह में भी बिल्कुल कुछ ऐसी ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए एक बार हम अपना जो अध्याय है हम वो शुरू करते हैं कि उगते सूरज की साफ चमकीली धूप राजस्थान में ही रह गई और मालवा में तो आसमान जो है बादलों से छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अभी वर्षा ऋतु नहीं गई है। मतलब जैसे होता है ना कि वर्षा ऋतु के समय जो बादल होते हैं वो बिल्कुल काले रंग के छाए रहते हैं और जो है एकदम ऐसे रात जैसा मौसम हो जाता है। तो वहां पर बिल्कुल ऐसा मौसम था, चारों ओर मट मैला यानी कि मिट्टी जैसा जो होता है ना, वो वाला जो बरसात का जो पानी था वो भरा हुआ था और सभी जो छोटे बड़े नल थे वो भी भर चुके थे और इतना ज्यादा पानी था यहाँ पर कि वो जो धरती है ना, उसके लिए उस पानी को सोख पाना मुश्किल हो रहा था। जगह जगह पानी जो है वो भर चुका था और ऊपर से ये बादल और भी ज्यादा बरसने को तैयार थे। होता है ना कि बारिश के मौसम में हर जगह पानी भर जाता है, तो मालवा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब यहाँ पर कुछ बात की जा रही है नवरात्रि की पहली सुबह की। मालवा में घट जो स्थापना है वो तैयारी चल रही थी। मतलब मालवा में कुछ मनाया जाता था घट स्थापना नवरात्रि के समय पे, तो उसकी जो तैयारी है वो चल रही थी और घर आंगन को गोबर से लीपा जा रहा था और रंगोली जो है सजाने का काम वहां पर किया जा रहा था। ये हुआ, बहू बेटियां नहाने धोने और सजकर त्योहार मनाने में लगी हुई थी। जो वहां पर रास्ते में जो छोटे स्टेशन थे उनमें महिलाओं की भीड़ थी और लेखक तो चटक उजली धूप ज्वार बाजरे और सोयाबीन की फसलें जो है वो देखने आया था। मतलब कि बारिश के मौसम में, मतलब जैसे नवरात्रि का मौसम चल जाता है तो नवरात्रि के मौसम में महिलाओं की भीड़ शुरू हो जाती है, तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही था। क्वार का महीना था, क्वार के महीने में मालवा में जो मॉनसून है उसके जाने का जो है वो होता है कि अब मॉनसून के जाने का समय जो है वो शुरू हो गया है। तो इस बार तो वो कह रहा है कि मॉनसून जाते हुए भी बिल्कुल धौंस दिखाता हुआ, मतलब जिसको बोलते हैं ना एटीट्यूड दिखाना, वो दिखाते हुए जा रहा था। और नागदा स्टेशन पर मीणा जी नाम के कोई व्यक्ति थे, वो बिना चीनी की चाय पिलाते हैं, तो सारे के सारे जरूरी समाचार जो है वो साथ के साथ लोगों को वो भी देते हैं। होता है ना कि स्टेशन पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, उनको हम लोकल अखबार भी बोलते हैं कि हर दुनिया जहान की खबर किसी और के पास हो या ना हो, उनके पास तो जरूर मिल जाएगी। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था कि वो जो है स्टेशन पर मीणा जी थे जो कि चाय पिलाते थे बिना चीनी वाली और लोगों को, आते जाते लोगों को बहुत सारी खबरें देते थे। एक जगह है क्वालालपुर है वो जगह, तो वो क्वालालपुर में भारत के हारने से बहुत ही ज्यादा दुखी थे और फिर वो मौसम और खेती जो है उस पर जो है वो उन्होंने जो है आना वो शुरू कर दिया। तो उन्होंने बताया कि अधिक वर्षा के कारण सोयाबीन की जो फसल है वो तो खराब हो गई, पर गेहूं है, जो चना है वो बहुत अच्छा हो रहा है। तो सोयाबीन जो है वो ज्यादा वर्षा में खराब हो जाती है, उसकी फसल ऐसी होती है, लेकिन जो गेहूं है फसल उसको थोड़ा सा पानी चाहिए होता है तो वो जो है वो ठीक होता है। लेकिन गेहूं को भी बहुत ज्यादा जो पानी है वो उसको भी नहीं चाहिए होता है, गेहूं को भी एक सीमित मात्रा में पानी चाहिए होता है। तो उन्होंने चाय और भजिया पकौड़े बोलते हैं
वो बनवा दिए और लेखक और उनकी पत्नी जो मजे से खाते हुए जो है वो उज्जैन पहुंच गए। और रास्ते में उनको जो है एक शिप्रा नाम की नदी मिली और वो भरपूर जो है वो अच्छे से बह रही थी। और गए महीने उज्जैन में शिप्रा का जो पानी है वो घरों में घुस गया था, कि अभी एक महीना बीता था और उस महीने में जो शिप्रा नदी थी वो अपने उफान पर आ गई थी, जिसकी वजह से जो उसका पानी है ना वो लोगों के घरों तक में आ गया था। कहीं कोई, लेकिन ये हुआ था अच्छा कि इतना किसी को कोई खतरा नहीं हुआ था। अब मालवा जो है, अब वो बता रहा कि पहले मालवा इतना अच्छा होता था कि बारिश का पानी वहां पर घरों में भरता था और जो है जगह जगह जो है ये चीजें देखते ही मिलती थी। लेकिन आज के समय में मालवा में ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा होता था पहले। के औसत का पानी गिरा तो भी बहुत लगता है, इस बार तो बारिश बिल्कुल 40 इंच हुई है। पहले बहुत बारिश होती थी लेकिन इस बार जो है बारिश वो नहीं होती है। इस बार तो ऐसा लगता है कि जो बारिश है वो बिल्कुल 40 इंच ही हुई है। और इंदौर से उतरते ही गाड़ी में सामान रखवाते हुए दव्वा को कहा कि हमें सब नदियां, जलाशय, जो तालाब है हमें वो देखने हैं और सब पहाड़ जो है हमें वो चढ़ने हैं। पर बाद में सोचा कि अब जो है हमारी जो उम्र है वो 70 साल हो गई है, 70 साल में कहाँ पहाड़ चढ़ना इतना आसान होगा। इस उम्र में शरीर जो है पहले जैसा कहाँ इतना फुर्तीला होता है, कहाँ लचीला होता है और कहाँ इतना गर्वीला होता है, ये नहीं हो सकता। अब तो वो बोलते हैं कि अब तो पहाड़ का, अब तो नदी नाले भी पार नहीं होंगे, पहाड़ कैसे चढ़े जाएंगे। इस एहसास के बावजूद उन्होंने 2 जगह पर नर्मदा देखी। कहीं पे वो जगह मटमैली थी, छिछली थी, कहीं पर गहरी। देखो आज के समय में क्या हो गया कि हमने नदियों को ना अपने हाथों गंदा कर दिया है। हम लोग पूजा करते हैं, पूजा की जो गंदगी है हम उसको नदियों में बहा देते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वहां पर कुछ लोग जाकर कपड़े धो रहे हैं, कुछ लोग वहां पर नहा रहे हैं, साबुन का पानी या जो इतनी मिट्टी लोग जाते हैं नहाते हैं इतनी मिट्टी हो गई है वहां पर जाने के बाद कि जो है कहीं पे फैक्ट्रियों का जो सीधा जो फैक्ट्रियों से जो काम होता है वो नदियों से जुड़ी हुई होती है और जो फैक्ट्रियों का जो गंदा कचरा है, कूड़ा है, वो सबका सब पानी में। तो इतनी गंदी हो गई है ना आज के समय पे नदियां कि वही इसकी इसमें बात की गई है कि ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम वह नहीं लगता था, कि जो तीर्थ धाम वो पहले लगता था ना वो अब नहीं लगता। और बड़ी बड़ी मशीनें और जो ट्रक है वो गुर्रा रहे थे और वो इतने चुपचाप उसे प्रणाम कर रहे थे और रात भर जो है हम उसके किनारे, हम यानी कि लेखक और उनकी पत्नी उसके किनारे ही सोए थे। सवेरे उठकर उसके किनारे वो जो है बैठे थे और नदी को जो है वो माँ मानते हैं, यानी कि नर्मदा मैया कहते हैं उसको। उसके किनारे बैठना यानी कि माँ की गोद में बैठना या माँ की गोद में डूबने के जैसे बराबर था। तो ओंकारेश्वर और नेमावर जाते हुए दोनों बार विंध्य के घाट जो है वो उतरने पड़े। तो जब वहां पर वो जाते हैं ना, ओंकारेश्वर जाओ या नेमावर नाम की जगह पर जाओ, ये तीर्थ स्थलों पर, तो वहां पर जो है रास्ते में विंध्य के घाट पड़ते हैं। तो वहां पर जो है आपको पहले उतरना पड़ता है। तो एक तरफ जो है आपको सिमरोल का घाट मिल जाता है और दूसरी तरफ आपको बिजवाड़ मिल जाता है और दोनों तरफ जो है सागौन के जंगल मिल जाते हैं। ठीक है। और सिमरोल के बीच से चोरल खूब बहती हुई मिलती है। यहाँ पर नदी की बात हो रही है कि वहां पे जो चोरल है वो नदी बहती है, वो बहती है। और बिजवाड़ में हर जो नाला है वो बह रहा है। और बचपन पर पितृपक्षी और नवरात्रि में ऐसा पानी मिलता था। शिप्रा नदी छोटी होते हुए भी उज्जैन में महाकाल के जो पाव पखार कर पवित्र हो गई थी। उज्जैन का ना मेला लगता है और उज्जैन का जो मेला है ना वो ना बहुत ही ज्यादा मतलब फेमस माना जाता है। तो जो वो कहते हैं कि जो शिप्रा नदी है ना वो बहुत छोटी तो थी, लेकिन जब उज्जैन में जो मेला लगता था उस समय वहां पर जो है वो उस मेले के समय वो बहुत ही ज्यादा पवित्र, क्योंकि बहुत सारे लोग आते थे उस नदी में पूजा अर्चना करते थे, तो उस नदी की पूजा करते थे तो वो बहुत ही पवित्र हो जाती थी। और ये जो चंबल विंध्य के जमापाव पर्वत से निकलकर निमाड़, यहाँ पे अब बता रहे कि वो नदी कहाँ से निकलती थी, तो वो विंध्य के जमापाव पर्वत है, वहां से निकलकर निमाड़, फिर मालवा, फिर बुंदेलखंड और ग्वालियर होती हुई इटावा के पास जमुना में मिलती थी वो नदी। उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो नदियां होती है ना वो बहुत सारी नदियों के संगम जो है बहुत कई बार ऐसा करती है, संगम होता है उनका, तो नदियां जो एक दूसरे से मिलती हुई जाती हैं। तो जो ये जो नदी थी ये भी बहुत सारी नदियों से मिलती हुई जाती थी। तो चंबक जो है, उस जो चंबल है उसको लेखक ने बिलोद में देखा था और वो खूब ज्यादा जो है बह रही थी, वहां काफी पानी था। बिलोद एक जगह का नाम है। इसके आगे बीहड़ों में डाकू रहते थे। उसके बाद वो जो है आगे वो डाकुओं के रहने की जगह बता रहा है बीहड़। आगे जो एक बहुत ही बड़ा बांध था और इस बार गांधी सागर बांध से सब फाटक जो है वो खोलने पड़े थे। बहुत ज्यादा पानी भर गया था और हालोद के आगे यशवंत सागर को इस बार उसने इतना भर दिया कि 2500 साइफन चलाने पड़े, कि मतलब कि उसमें इतना ज्यादा पानी भर गया कि उसको जो है निकालने के लिए जो है यंत्रों का सहारा लेना पड़ा कि कम से कम इस पानी को कम तो किया जाए। और
उसके बावजूद भी 2-3 दिन तक पुल जो पानी है वो पुल पर से बहता रहा और मालवा के पठार की सब जो नदियां हैं वो भर गई। और नदी का सदा नीरा रहना जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना है कि अगर नदियां अगर हमेशा बहती रहेंगी इसका मतलब है कि जीवन भी जो है हमेशा चलता रहेगा। नदियों के बाद नंबर था तालाबों का, और आज के खुद को पानी का सबसे प्रबंधक जो है वो मानते हैं, पर मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज पहले से ये काम जो है वो कर गए थे कि मतलब उनको लगता है कि जो लेखक हैं वो खुद को जो है पानी का सबसे बड़ा प्रबंधक मान रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी जो मालवा में विक्रमादित्य नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, भोज हुए हैं, मुंज हुए हैं, इन्होंने भी इसके लिए जो है काफी प्रयास किए थे। उन्होंने पानी को रोकने के लिए तालाब, बावड़ी का निर्माण कराया ताकि बरसात का पानी जो है उसको रोका जा सके। ये समस्या वहां पर पहले भी थी। और आज के जो इंजीनियर थे उन्होंने तालाबों को गाद से भर जाने दिया और जमीन के पानी को पाताल से भी निकाल दिया। आज के समय में क्या हुआ है कि जो पानी इस्तेमाल होता है ना, जमीन के अंदर का भी पानी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घरों में, और जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर जिसको बोलते हैं, जमीन के अंदर का जो पानी है वो खत्म होता चला जा रहा है। तो आज के समय में ये काम भी हो चुका है। नदी नाले सूख चुके क्योंकि जमीन के अंदर का सारा पानी निकाल लिया गया। पग पग पर नीर वाला जो मालवा है वो सूखा हो गया। कभी वहां की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता है, और अब तो हाथी वाला जो है नाम वो आया है। अब तो मतलब कि वहां पे नदी पार करना अब तो वहां पे सूखा पड़ चुका है, ऐसा हाल हो गया। उसके बाद है एक चंद्रभागा पुल के नीचे इतना पानी रहा करता था जितना महाराष्ट्र की चंद्रभंगा नदी में। तो यहाँ पर बात हो रही है महाराष्ट्र की चंद्रभंगा नदी के, कि वहां पर जो है बहुत पानी रहा करता था, और इंदौर के बीच से निकलने वाली नदियां उसे हरा भरा और गुलजार रखती थी। अब बात आ रही है शिप्रा की, चंबल की, गंभीर, पार्वती, काली सिंध, चोरल, ये सदा नीरा नदियां अब मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती। कि जहां पहले ये नदियां इतना ज्यादा बहा करती थी कि उनके पानी में इतना बहाव था, आज के समय में उन नदियों में इतना भी पानी नहीं है कि वो किसी के आंसू तक बहा पाए। मतलब बिल्कुल सूखा पड़ गया है वहां पर, अब वहां पे पानी देखने को मिलता ही नहीं है। अब बात आ रही है 1899 की, कि 1899 में पहले यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर 1899 में जो है सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरा। उसके बाद 1973 में यहाँ पर 77 इंच पानी गिरा था। उसके बाद कि अगर 28 इंच कम बारिश हो तो वो सूखे का साल होता है। यानी कि पहले इतना ज्यादा पानी वहां पर गिरता था, लेकिन वो कह रहे कि अब जो है वो पानी बहुत ही कम होना शुरू हो गया है। हम जिस विकास को औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वो जो है अब उजाड़ की अब सभ्यता हो गई है। हमने जिस औद्योगिकरण के चलते वहां पर प्राकृतिक संपदा का ह्रास कर दिया है, नाश कर दिया है, उसको हम ये कह रहे हैं कि हम उससे विकास कर रहे हैं, जबकि वो हमारे एक अपसभ्यता बन गई है। नई दुनिया की लाइब्रेरी में कमलेश सेन, अशोक जोशी ने धरती के वातावरण को गर्म करने वाली खाऊ उजाड़ू सभ्यता की जो कतरने निकाल रखी हैं वो यह बताने को काफी है कि मालवा की धरती जो है गहन गंभीर क्यों नहीं है, क्यों हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, क्यों हमारी धरती के ध्रुवों पर जमी जो बर्फ है वो पिघल रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पर अब ओजोन लेयर को क्षति पहुंच रही है, और हमारे यहाँ पर हम लोगों ने ये कार्बन जो मोनोऑक्साइड गैस है जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक गैस मानी जाती है, उसकी जो रेशो है वो वातावरण में इतनी बढ़ गई है कि जो ओजोन लेयर जो हमारे जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसको जो ये सूर्य है उसकी जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती थी जो हमारी पृथ्वी को जो नुकसान पहुंचाती थी, जिसको हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, उन किरणों को जो वो आने पर धरती पे सीधा रोकती थी, अब उस ओजोन लेयर में ही छेद हो गया। और जब उस ओजोन लेयर में एक छोटा सा छेद हुआ है तो उससे सूर्य की किरणें सीधी धरती पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं, ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, पानी गर्म हो रहा है, दिन प्रतिदिन जो धरती है उसका तापमान बढ़ता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने प्रकृति में उसके साथ हमने इतना अब क्या बोलते हैं विश्वासघात किया है, जिसकी वजह से अब हमारी जो प्रकृति है अब वो हमारे साथ बदला ले रही है। अब उसके बाद क्यों मौसम का चक्कर बिगड़ रहा है? क्योंकि हमने मौसम को ये वाला एक बताया है, हमने मौसम को कि भाई हमने प्रकृति का नाश कर दिया है, हमने पेड़ काट लिए हैं, हमने बारिश को आने का जो मार्ग है वो हमने खत्म कर दिया है, तो मौसम तो अपने आप बिगड़ना ही बिगड़ना है। और इसको हम इसको विकास का नाम दे देते हैं। क्यों अमेरिका और यूरोप में इतनी गर्मी पड़ रही है? इसको हम पढ़ करेंगे, पद लिखा हुआ है यहाँ पर।
क्योंकि वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है अब कि बस अब वो गर्मी जो है हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाने पे बिल्कुल उतारू हो गई है। अमेरिका की घोषणा है कि वह अपनी खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति पर कोई भी समझौता नहीं करेगा। हम तो अपनी मालवा की धरती को उजाड़ने में लगे हैं। हम अपनी जीवन पद्धति को क्या समझते हैं कि हमारी अगर प्रकृति का हम नाश कर देंगे और उसकी जगह पर हम अगर औद्योगिकरण की तरफ आगे बढ़ भी जाएंगे तो क्या हम अपना सच में विकास कर रहे हैं? क्या ये वास्तव में ये कहना सही है कि हम अपना विकास कर रहे हैं? तो यहाँ पर इस अध्याय में जहां पे मालवा एक ऐसा खुशहाल, एक ऐसी हंसती खेलती जगह थी, उस जगह पर औद्योगिकरण के चलते जो इन्होंने परिवर्तन किए हैं और जो वहां पर ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से वहां पर जो है प्रकृति बिल्कुल खत्म हो गई है, उसका वर्णन जो है अंत में किया गया कि मालवा की जो सभ्यता है वो बिल्कुल उजड़ गई है, प्रकृति का वहां पर बिल्कुल नाश हो गया। ये हमारा अध्याय था। अब हम इस अध्याय से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न है एक बार हम उन पर बात करेंगे। पहला प्रश्न है कि मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जन जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पहले ये हम इसके बारे में जानेंगे कि मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जन जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। खूब बरसात होती है, मालवा में स्थित नदी नाले जो है पानी से भर जाते हैं, यहाँ तक कि बरसात का पानी घरों में पहुंच जाता है, फसलें लहलहा उठती हैं। मालवा में व्याप्त जो बावड़ियां हैं, तालाब है, कुएं हैं, तलैये हैं, सब जो है लबालब पानी से भर जाते हैं। इससे मालवा में लगता है कि भगवान की खूब कृपा हुई है। यहाँ की बरसात की झड़ी मालवा को जो है समृद्धिशील बनाती है। अगला प्रश्न, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण है। पहले तो ये कि मालवा में पहले बहुत अच्छी बारिश होती थी, लेकिन अब जो है मालवा की जो सभ्यता है वो बिल्कुल उजड़ गई है। वहां पर जो है अब इतना पानी नहीं गिरता। इसके कुछ कारण है कि औद्योगिकरण के चलते उन्होंने जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, इस कारण पर्यावरण में भयंकर बदलाव आए हैं। दूसरा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, उसका जो अधिकता है वो ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो मौसम है उस पर प्रभाव पड़ रहा है और तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद अगला है कि पेड़ों की अत्यधिक कटाई के कारण भी मालवा की जो धरती है वो उजड़ने लगी है। उसके बाद अगला, हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे। क्योंकि आज के इंजीनियर जो है अपने आप को तकनीक और ज्ञान का बहुत ही उच्च स्रोत मानते हैं। उनको लगता है कि पुराने जमाने में लोगों को तकनीकों का ज्ञान नहीं था और वास्तव में जो तकनीकें हैं वो अभी आई हैं, तो उनका मानना जो है वो ये है, तो वे तकनीकी शिक्षा से अनजान थे। ऐसा सोचकर वो स्वयं एक गलत फहमी में जीते हैं और वो मानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता ने ज्ञान का प्रसार किया है और भारत के लोगों को पहले ज्ञान था ही नहीं, तो वो अपनी तकनीकों को ऊपर मानते हैं और पहले के लोगों को नीचे मानते हैं। उसके बाद अगला है कि मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज रेनेसा के बहुत पहले जो है कि बहुत पहले हो गए पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए थे। सबसे पहले तो ये कि इन राजाओं ने पठारों की कमजोरी को समझा और पानी को रोकने के लिए बेहतर इंतजाम किए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने इसके लिए सबसे पहले वहां पर तालाब, फिर कुएं, फिर बावड़ी इनका निर्माण करवाया और इस तरह वे बरसात का पानी जमा करके रखते थे और पूरे साल जो है वहां पर उन्होंने पानी की जो व्यवस्था वो कर रखी थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे। तो आज के समय में मनुष्य जो है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन इस प्रगति ने बहुत नुकसान भी किया है। प्रदूषण इस प्रगति का सबसे भयानक रूप है। प्रदूषण की मार से जल, थल यानी कि जमीन और आकाश बिल्कुल ग्रसित है। ना तो कोई पानी छूटा, हमने पानी को भी प्रदूषित कर दिया, हमने जमीन को भी प्रदूषित कर दिया, हमने हवा को भी प्रदूषित कर दिया। पानी जीवन प्रदान करता है, लेकिन मनुष्य ने इस अमूल्य जल संसाधन को भी प्रदूषित कर दिया। नदियां जो पानी का मुख्य स्रोत है वो भी प्रदूषण की चपेट में आ गई है और इसमें शहरों का गंदा पानी जो है वो बहा दिया जाता है और साथ ही साथ जो कारखाने हैं उनका जहरीला पदार्थ भी इसमें डाल दिया जाता है। बिल्कुल, कारखानों में जो औद्योगिकरण होता है उसके चलते जो धुआं निकलता है, जो विषैले पदार्थ निकलते हैं, जो रसायन निकलते हैं, वो सारे के सारे नदियों और तालाबों में बहा दिए जाते हैं, जिनके चलते इनका जो पानी है वो भी दूषित हो गया है। ये जो नदियां हैं वो सदियों से मनुष्य के लिए पानी की आपूर्ति करती आ रही हैं, लेकिन आज इनका पानी इतना जहरीला हो गया है कि इससे भयंकर जो बीमारी है वो होने लगी है।
तो ये हमारा प्रश्न है। अगला है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अब सभ्यता है? आप क्या मानते हैं? बिल्कुल हम इस कथन से सहमत है, क्योंकि हम जो है विकास के नाम पर जो है अपनी प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं, हम पेड़ पौधों को नष्ट करते जा रहे हैं, हम अपनी नदियों को प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो जो हम प्रगति के नाम पर वास्तव में अपनी प्रकृति का नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये नुकसान जीवन में कभी भी दोबारा नहीं भरा जा सकता। अगर एक बार प्रकृति नष्ट हो गई ना, तो उसको दोबारा जो है वापस पाना असंभव हो जाएगा। तो ऐसे में हम इस चीज को अपसभ्यता ही कहेंगे। अगला है, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है? टिप्पणी कीजिए। पहले तो ये कि हम जिन रसायनों का, हम विकास के चलते हम जिन रसायनों का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं, हम जो है घरों में आजकल फ्रिज चला रहे हैं, एसी चलाते हैं, हम लोग आग जलाते हैं, हम प्लास्टिक जलाते हैं, हम उसके अलावा जो है हम जो धुआं उठता है, गंदा विषैला धुआं उठता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जो कि हमारे पर्यावरण के लिए सबसे खतरनाक होती है। वो जो गैस है वो हमारे पर्यावरण में जो है उसकी अधिकता जो है लगातार होती जा रही है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में छेद होता जा रहा है, और जो ओजोन लेयर में छेद हो रहा है वो हमारे धरती पर वातावरण को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा योगदान दे रही है। अब इसमें जो है अमेरिका और यूरोप का क्या योगदान है? तो अगर हम बात करते हैं कि अमेरिका और यूरोप में जो है विकास की गति बहुत ही ज्यादा तेज है, और वो विकास के नाम पर बहुत ही तीव्रता से प्रगति कर रहे हैं, और ऐसे में जो है क्योंकि वो प्रगति इस तरीके से कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे वातावरण को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनकी पश्चिमी सभ्यता है। तो पश्चिमी सभ्यता में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा वातावरण है वो लगातार गर्म हो रहा है। और अगर इनमें सुधार नहीं लाया गया ना, तो एक दिन हमारा जो वातावरण है ना वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। ये एक बहुत ही एक कड़वी सच्चाई है। और इसी के साथ हमारा ये आज का जो अध्याय है वो हमारा खत्म होता है, और हमारा हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम है वो हमारा खत्म होता है। लेकिन पाठ्यक्रम खत्म होने का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग अब अभ्यास नहीं करेंगे। हम लोगों को अपने पाठ्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं हमें उनको उठाना है, हमें उनको दोबारा से जो है एक बार देखना है। और अगर कोई भी प्रश्न ऐसा रह जाता है जिस प्रश्न में हमें कोई भी डाउट आ रहा है, किसी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी डाउट आ रहा है, तो वो डाउट को मन में नहीं रखना है, उस हमारी वेबसाइट पर जाना है पढ़ लो इंडिया की, और वहां पर जाके आपको जो आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा टीचर का कॉलम, आप वहां पर जाइए और अपने डाउट जो है वो टीचर से पूछिए, और आपको जो है आपके हर एक डाउट का जो उत्तर है वो दिया जाएगा। तो अपने परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, ताकि हम जो है हर विषय में बहुत अच्छे अंक लेकर आ सकें, और अपने ऊपर कोई भी बर्डन नहीं डालना है, आराम से तैयारी करनी है और बहुत अच्छा करना है। और आपके भविष्य के लिए आपको बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ अपना पढ़ते रहिए, घर पर खुश रहिए और जुड़े रहिए पढ़ लो इंडिया मंच के साथ। धन्यवाद।